Assalamu alaikum viewers, welcome to UW podcast series. I am Dimple Kumari, your host for today, and I welcome Professor Dr. Muhammad Rizwan, our guest for today. Professor Dr. Muhammad Rizwan is also serving as chairperson psychology department, University of Wa. He is also a practicing clinical psychologist. Sir, welcome. थैंक यू सो मच डिम्पल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक सर, थैंक यू। अच्छा, प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान, he has a wide expertise in various domains of psychology. His research interests include peace psychology, forensic psychology, clinical psychology. He did his PhD from University of Karachi in 2010. He also did his postdoc from University of Lucerne, Switzerland in 2013. Okay. Okay, today's episode is all about parenting through the lens of psychology. Parenting का जो topic है हमारा, it's very strong yet very neglected topic in our society, in our culture. तो सर साइकोलॉजी को पेरेंटिंग के साथ एसोसिएट करने से पहले इफ़ आई आस्क यू कि साइकोलॉजी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह खुद को फ्लरिश कर रही है, किस तरह खुद को यू कैन से किस तरह खुद को ग्रूम कर रही है इन पाकिस्तान, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट इट? डिम्पल, साइकोलॉजी की जो फ़ील्ड है उसकी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ पॉपुलैरिटी कि पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, बिल्कुल और सही। 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ साइकोलॉजी में बीएस करवा रही हैं। और हर साल जो भी यूनिवर्सिटी बीएस करवा रही है उसमें एडमिशन की तादाद 100 प्लस है। तो आप समझ लीजिए कि साइकोलॉजी तो इस वक्त हॉट टॉपिक है। हर तरफ आप देखें, मेंटल हेल्थ की कम्युनिकेशन हर तरफ हो रही है। आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, आप दुनिया में कहीं भी देख रहे हैं, इंसान के अभी सारे जो क्राइसिस हैं उसका टोटल सॉल्यूशन साइकोलॉजी में मौजूद है। चाहे आप किसी बीमारी से डिस्टर्ब हो रहे हो, चाहे आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रही है, चाहे आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, आप एजुकेशनल को प्रॉपरली लर्न करने के तरीके सीखना चाहते हैं, चाहे आप सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सोशल साइकोलॉजी का एस्पेक्ट, चाहे आप इंडस्ट्रियल जोन को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन विद मशीन एंड विद द परफॉर्मेंस किस तरह से इन्हेंस की जाए, साइकोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। आप कोई एक एरिया उठा लीजिए, आप हर किसी में साइकोलॉजी अप्लाई होती है। साइकोलॉजी ही ठीक है। साइकोलॉजी नज़र आएगा। सिंस यू आर सर्विंग इन यूडब्ल्यू, तो यूडब्ल्यू के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने इतना कमाल का सवाल किया है ये, आई डोंट नो कि लोग इसको जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वाह का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है ये मेरा यहाँ आने के बाद एक एक्सपीरियंस बिल्कुल यूनिक रहा कि इतने कमाल के लोग हैं, इतने कमाल के स्टूडेंट्स हैं, इतना कमाल का मोटिवेशन है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ डिम्पल, आप हैरान होगी कि पिछले दिनों हमने एक वॉक डिज़ाइन की, वेलनेस वॉक, ठीक है? और वेलनेस वॉक जब की गई तो उसे करने वाले कौन थे? फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे। और आप उनका जोशो खरोश देखें और उन्होंने जिस तरह से वो तमाम चीज़ें डिज़ाइन की हुई थी, जिस तरह से मार्केटिंग कह लीजिए, जिस तरह से एजुकेशनल ब्रोशर्स उन्होंने डिज़ाइन किए हुए थे, वो कमाल थे। तो उन्हें देख के मुझे लगा कि मैं एक बिल्कुल ही नई दुनिया में आ गया हूँ ना। यूनिवर्सिटी ऑफ वाह का एम्बियंस बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में, वो देखने में भी बहुत खूबसूरत है। अंदर आकर आपको लगता है कि जैसे आप किसी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। तो ये एक फीलिंग आती है मुझे, तो वो यूरोपियन स्टाइल लगता है। कल्चर के लिहाज से देखें, इट्स रियली ब्यूटीफुल, और जो भी यहाँ आए तो उसकी फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट, तो आई लव दैट प्लेस। अच्छा सर, आपने फर्स्ट सेमेस्टर की बात की, तो कौन से प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर और आपकी यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, वो कौन-कौन से प्रोग्राम्स जो है वो ऑफ़र कर रही है? यूनिवर्सिटी ऑफ वहाँ में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इज़ अ रिच डिपार्टमेंट। हुँ। बीएस के हमारे पास 400 प्लस स्टूडेंट्स हैं, ओके, माशाल्लाह। बीएस 1 से लेके बीएस 7 तक। ठीक फिर हम करवा रहे हैं एमएस साइकोलॉजी। एमएस साइकोलॉजी में हमारे पास 3 वेजेस के अंदर 60 प्लस स्टूडेंट्स हैं। वो डेफ़िनेटली आपको पता है मैच करना पड़ता है एचईसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हमारी फैकल्टी की सुपरविज़न की कैपेसिटी के मुताबिक हमें रखना पड़ता है, वरना एप्लीकेशंस तो हमारे पास 100 प्लस आ रही होती हैं। एक दफ़ा अनाउंस करें 20 सीट्स हैं आपके पास, 100 प्लस एप्लीकेशंस आ रही होती हैं। इट्स ऑलवेज़ रिच। फिर एडीसीपी, यू नो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। इस पे भी थोड़ा-सा इश्यू है, मुझे लगता है लोगों को ओरिएंटेशन नहीं है सॉरी, क्लिनिकल मैं साइकोलॉजी से ना। इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। सर, आपने भी नाम लिया एडीसीपी। हमारे पास लोगों को माइट भी आइडिया ना हो कि एडीसीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट?
तो कैन यू प्लीज ब्रीफ अ बिट अबाउट इट कि एसीपी डिप्लोमा प्रोग्राम क्या इन है? क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है सर। डीसीपी कहलाता है, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें हम सिखाते हैं कि कोई शख्स आपके पास आया ठीक है तो सर। उससे पहली बार मुलाकात कैसे की जाएगी। जब वो आया ठीक है। तो आप उसकी जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है वो कैसे लेंगे? जब वो आया तो आप उसकी जो क्लिनिकल इश्यूज़ हैं उसके बारे में कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? फिर उसकी असेसमेंट कैसे की जाएगी? फिर उसकी थेरेपी कैसे की जाएगी? ठीक है, पूरा लाइक प्रोसेस इट्स आपका प्रैक्टिस बेस्ड कोर्स है ये, आपका प्रैक्टिस बेस्ड प्रोग्राम है सारा, जिसमें आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के हर एस्पेक्ट को कवर कर रहे हो। कोशिश की जाती है कोशिश की कि 1 जाती साल में उन्हें इतना बना दिया जाए कि वो अपना क्लिनिक चला सकते हों या किसी क्लिनिकल सेटअप में बैठ के है। डिपार्टमेंट को सही से रिप्रेज़ेंट कर सकते हों, फ़ील्ड को सही से रिप्रेज़ेंट कर सकते हों। सर, जैसे भी आपने बताया कि बहुत स्ट्रेंथ है आपके पास साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो व्हाट डू यू थिंक कि स्ट्रेंथ क्यों है आपके पास? आइदर साइकोलॉजी का स्कोप इतना ज़्यादा हो गया या अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है? दोनों बातें हैं, अवेयरनेस और स्कोप दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं ना, ठीक है? अगर अवेयरनेस आएगी, तो स्कोप स्कोप बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमैटिकली जिस चीज़ के बारे में बात की जाएगी वही चीज़ सेल होगी। आपके मोबाइल एग्ज़ैक्टली। में आप किसी चीज़ के बारे में बात कीजिए तो आपका मोबाइल आपको लाके प्रोडक्ट सामने रख देता सामने है। दे तो देगा। सिमिलरली इस वक़्त मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कह लीजिए इस वक़्त 3 चीज़ें हैं जिन्होंने चलना है। एक तो है एआई, एआई एआई चलेगी डेफ आईटी से रिलेटेड। लेकिन एआई के जो इम्पैक्ट हैं उसे ठीक कौन करेगा? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एग्ज़ैक्ट ठीक है? और तीसरी चीज़ है जी बिज़नेस, बिज़नेस। क्योंकि कारोबार तो चलता रहेगा। ये 3 चीज़ें हैं जिन्होंने टॉप लेवल पे मेंटेन ही रखना है, लीड ही करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सारी फील्ड हुँ, इर्रेलेवेंट हैं। बाकी सारी फील्ड अपनी जगह पर उन्हें ज़रूर। एक्सेप्शनल बनने के लिए इस वक़्त अपॉर्च्युनिटी है। क्योंकि हम ग्रोथ के बजाय ना कम्फर्ट में बैठना पसंद करते हैं। ऐसा अब ही है। कम्फर्ट का ज़माना ख़त्म हो गया। नाउ यू नीड टू वर्क हार्ड। अगर आपने कम्पीट करना है मार्केट के अंदर, तो आपको थोड़ी-सी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और थोड़ा-सा बियॉन्ड द लिमिट काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास नॉलेज हासिल करने के वेज़ भी मल्टीपल आ बहुत गए। सारे एग्ज़ैक्टली यस। यूटिलाइज़ इट। और हमारी यूनिवर्सिटी तो इस मामले में कमाल है। आप देख लीजिए कि हमारा हर डिपार्टमेंट बिल्कुल लर्निंग सही है के सर। लिहाज से बहुत कमाल का काम कर रहा है। स्टूडेंट्स को पूरा एनवायरनमेंट दिया जाता है ग्रो करने का। एवरीवेयर आप देखें कि हर तरफ कोई ना कोई एक्टिविटी नज़र आएगी। स्टूडेंट पढ़ाई में, स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर में, स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में, हर जगह पर कमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर। Since Dr. Rizwan is also a practicing clinical psychologist, एजुकेशनल फील्ड से भी रिलेटेड हैं, तो सर डेली बेसिस पे आपका बहुत सारे बच्चों से स्टूडेंट से इंटरेक्शन रहता होगा, क्लास में भी, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी। तो व्हाट डू यू थिंक कि पेरेंटिंग के, क्योंकि हम लोग आज पेरेंटिंग थ्रू द लेंस ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि पेरेंटिंग में क्या फ्लॉज़ हैं या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं पेरेंटिंग में जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है? या क्या आप कह सकते हैं कि क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसको हाइलाइट करना भी ज़रूरी है ताकि हम लोग अपनी ऑडियंस तक वो भी कन्वे कर सकें? ये भी इस सदी का एक डिलेमा है। सदी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ डेकेड का, कि जब से एआई आया तो इन्फॉर्मेशन ना इतनी ज़्यादा है कि हर तरफ हर शख्स ही पेरेंटिंग पर बोल रहा है। जिसको दिल चाहता है वो कोई भी कंटेंट उठाता है और उठा के पेरेंटिंग पे बात करना शुरू कर देता है। तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? लोगों को सही और गलत में जो डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए वो समझ नहीं आ रहा। पेरेंटिंग जितने भी एस्पेक्ट हैं इन सबके बिहाइंड थ्योरीज़ हैं। जैसे अब नॉर्मलिटी की थ्योरी, डेवलपमेंट की थ्योरीज़ हैं। अब जब तक आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तब तक आप कोई बात सही तरह से गाइड नहीं कर नहीं कर सकते। सकते एग्ज़ैक्टली स तो एआई तो आपको ये नहीं समझाता। आप वीडियो बना के लगा देते हैं। अब आपको बोलना अच्छा आता है। अगर आपको अच्छा बोलना आता है तो हम सुन लेते हैं, और जब हम सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि शायद यही सच है। ऐसा ही लेकिन है। वो इतना फैक्ट नहीं है। इस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है समझने की, वो ये है कि पेरेंट्स को सिर्फ़ एक ही चीज़ करनी चाहिए, और वो है अपनी बॉन्डिंग को फ़ोकस। कि आपके घर का जो माहौल है ना वो इतना खूबसूरत हो, आपका बच्चा घर में आपके साथ इतना कंफर्टेबल हो कि कोई उसे इनवाइट करे, कोई उसके फ्रेंड आके दरवाज़ा बजाएँ और वो खेलने ना जाए, कि उसको घर के अंदर उसको वो अपने सारा पेरेंट्स के साथ टाइम गुज़ारने को प्रेफ़र कर रहा हूँ। सिक्योर एनवायरनमेंट दिया गया है। ऐसे ही सर, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर। सो मूविंग टुवर्ड्स के साइकोलॉजी जो है वो किस तरह से पेरेंटिंग को बेहतर बना सकती है? किस तरह से हम लोग साइकोलॉजिकल टिप्स दे सकते हैं पेरेंट्स को या हू आर गोइंग टू बी पेरेंट्स, ताकि वो ये जो पूरा पेरेंटिंग का प्रोसेस है उसको प्रॉपर्ली लेकर चलें? पहले तो डिम्पल मुझे आप ये बताएँ कि ये आपने पेरेंटिंग का जो सब्जेक्ट है, ये फ़रवरी में क्यों रखा? तब फ़रवरी में तो पेरेंटिंग से पहले की बातें होती हैं। सर मुझे लग रहा है कि फ़रवरी में ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंटिंग के टॉपिक को डिस्कस करने की।
ताकि उन्हें पहले से ओरिएंटेशन आ जाए, ओरिएंटेशन आप जो ऐसे लगे हैं उसमें आप पेरेंटिंग के रोल को पहले समझें ताकि आप आगे ज़्यादा सक्सेसफुली बढ़ सकें। बिल्कुल ऐसे ठीक है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। पेरेंट बनना एक हायर ऑर्डर स्टेटस है। सही है सर। जब ये आपको समझ नहीं आ सकता जब तक कि आप पेरेंट ना बने। पेरेंट बनने के बाद समझ आता है कि नाउ यू आर समवन जो रिस्पॉन्सिबल है एक ऐसे शख्स के लिए जो अभी दुनिया में आया है, और वो आंखें खोल के जब किसी को देखता है तो उसके लिए पहला इमेज माँ और बाप होती है। तो यही नतीजा निकलता है। आपने देखा होगा बच्चा हंसता है तो माँ की तरह या बाप की तरह हंसता है। जी सर, ऐसे ऐसा क्यों है? क्योंकि जो उसने देखा वो वो उसने उसे ही किया। मिरर कर रहा है। इसी तरह से बच्चे की आवाज़ भी माँ-बाप से मिलती है। लोग कहेंगे ये जेनेटिक है, ये जेनेटिक नहीं है। क्योंकि मिमिक्री करके भी तो लोग वॉइस निकाल लेते हैं। जी, जी, तो ऐसे। जो माँ-बाप के बोलने का अंदाज़ है, जिस तरह के माँ-बाप के पीछे बच्चा भी उसी अंदाज़ से बात जैसे यूजुअली कहा जाता है कि किड्स डू व्हाट दे सी। करेगा। बच्चे जो देखते हैं वो वही कर रहे होते हैं। व्हाट दे सी, व्हाट दे हियर, व्हाट दे एग्ज़ैक्टली। ऑब्ज़र्व, हर वो ऑब्ज़र्व। चीज़ जो उनके साथ हो रही है, वो उसी को लेकर चलते हैं। ऐसे ही है सर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ-बाप को अपने आप को मोल्ड करके रखना पड़ेगा। ग्रूम करना है। उस लेवल पर जिस लेवल पे वो सही प्रेज़ेंटेशन दे सकें। तो देखिए बच्चों से तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं कि उन्होंने जो है ना खुद की ग्रूमिंग करनी है। अब मुझे लगता है कि इसमें ना पेरेंट्स को भी खुद को ग्रूम करना पड़ता है वंस दे बिकम पेरेंट्स। जब हम बात करते हैं पेरेंटिंग की तो पेरेंट्स के लिए बच्चों की लाइफ के डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं। जैसे इन्फेंसी आ गया, उसके बाद चाइल्डहुड आ गया, उसके बाद एडोलेसेंस आ गया, और हर स्टेज के, हर एज के अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी डिमांड्स हैं, इमोशनल डिमांड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं इन्फेंसी से बात करूँ तो इन्फेंसी में ऑब्वियसली जो सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है दैट इज़ पेरेंट इन्फेंट अटैचमेंट। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि पेरेंट इन्फेंट अटैचमेंट जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रही होती है बच्चे को इन लेटर लाइफ? परफेक्ट। सिंपल देखो, हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बीए साइकोलॉजी में जिसे कहते हैं डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक साइकोलॉजी है? एग्जैक्टली। उसी का एक एस्पेक्ट होता है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकोलॉजी, फिर एडल्ट साइकोलॉजी, ठीक है? फिर जेरियाट्रिक साइकोलॉजी। ऐसे ही। तो फर्स्ट फेज़ हमेशा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इन्फेंट। इन्फेंट का क्या मतलब है कि इस वक़्त बच्चा लर्निंग के फेज़ में है और उसके अंदर डेटा जमा हो रहा है। अच्छा। जो भी उसे दिखाई दे रहा है, जो भी उसे सुनाई दे रहा है, जो भी वो फ़ील कर रहा है, जो भी वो स्मेल कर रहा है, जो भी वो टेस्ट कर रहा है, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। और रिकॉर्डिंग का प्रोसेस बहुत ही स्पीडी है। तो इस वक़्त तो बहुत केयरफुल है। यानी इस वक़्त माँ-बाप का रोल इतना सिग्निफिकेंट है कि बच्चे को उसकी नीड की डिप्राइवेशन होने ही नहीं देना। क्योंकि बच्चे की हल्की-सी कॉल आई है और उस कॉल पे आप पहुँच गए ना, तो बच्चे को दुनिया पे ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है एग्जैक्टली। कि जब वो डिस्ट्रेस में है और वो कॉल करेगा तो देयर इज़ समवन, उसकी माँ या उसका बाप, वाह। उसके पास गिवर्स जो है। उसके केयरगिवर जो है उसकी मदर या उसके फादर फादर फिगर। अवेलेबल हैं। और उस अवेलेबिलिटी से आप देखेंगे जिन बच्चों के लिए वो मौजूद होते हैं, वो बच्चे आपको हँसते मुस्कुराते ही नज़र आते हैं। ऐसे ही है सर, और ऐसे। जब वो मौजूद नहीं होते, जब माँ खुद किचन में मसरूफ़ है, मोबाइल पे मसरूफ़ है, फ़ोन पर मसरूफ़ है, बाप काम पर मॉडर्न मसरूफ़, मदरहुड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। फादर को आप देख लीजिए आज के ज़माने में, वो 2-2 3-3 नौकरियाँ करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसे कमाने में ये भूल जाते हैं कि ये जो कमाई थी, जो बच्चों से हासिल करनी थी, उससे बहुत आगे चली गई है। ये उस वक़्त बच्चों को टाइम नहीं देते जब बच्चे को चाहिए। फिर ऐसे जब ये बूढ़े हो जाते हैं, कमा-कमा के पैसे तो उन्होंने बहुत जमा कर लिए होते हैं, लेकिन बच्चे से अटैचमेंट बिल्ड नहीं अटैचमेंट होती। बढ़ नहीं। फिर बच्चा इनके पास नहीं बैठता। फिर ये कहते हैं कि आज के बच्चे नाफरमाबरदार हैं, तो आपने वो बेस ही नहीं बनाई थी। ऐसे ही। अर्ली स्टेज में आप 1 घंटा दें बट इतनी क्वालिटी का दे दें कि बच्चे को रजिस्टर हो जाए कि यू आर समवन, जो सिग्निफिकेंस रखता है कि बच्चे को जब ये फ़ील हो कि उसको इस वक़्त ज़रूरत है, तो आप मौजूद हैं। वो 1 घंटे से भी डिटरमाइन हो सकता है, क्योंकि ऐसे जब ही वो है सर। बोलना शुरू होगा, तो जब आप 1 घंटे के लिए भी अवेलेबल होंगे, तो उस 1 घंटे में आपको सारी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देगा। ऐसे ही सर। अभी हम लोगों ने मॉडर्न पेरेंटिंग का थोड़ा सा जिक्र किया कि मदर्स जो हैं वो बिज़ी होती हैं या फ़ोन पे होती हैं। एक बहुत बड़ा आप कह लें कि हमारी सोसाइटी में एक जो चीज़ वर्किंग वुमेन वाली एक्सिस्ट कर रही होती है, जिसमें ऑब्वियसली मदर सारा दिन नहीं होती, और जब वो आती हैं तो दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देयर शोल्डर्स कि उन्होंने पूरा घर भी मेंटेन करना है, बच्चे को भी टाइम देना है। तो कहीं न कहीं ना बच्चा निग्लेक्ट हो जाता है।
और यूजुअली क्या करती है मदर्स बच्चों को एंगेज करने के लिए जो एक हम सब के हाथ में एक डिवाइस होती है, तो वो दे देते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि इस डिवाइस का क्या रोल होता है या किस तरह से बच्चे की मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रही होती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मोबाइल्स से? मोबाइल में क्या कंटेंट आ रहे हैं? हुँ, इंसानी नेचर है, हम पेन अवॉइड करना चाहते हैं, ऐसे प्लेज़र के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। मोबाइल वो कर रहा है। मोबाइल आपको प्लेज़र के साथ एसोसिएट किए हुए है और उस प्लेज़र में एसोसिएट करते-करते आप उन तमाम ज़िम्मेदारियों को जो अभी करनी थी प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करते-करते वो पाइल अप होती हैं, बाद में प्रॉब्लम कॉज़ करती हैं। अब आप उसे भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और आप खुद इस तरफ फ़ोकस हुए हैं। बच्चे की अपब्रिंगिंग बर्डन लगने लग जाती है। अब जब आपको ये बर्डन लगेगा तो उस बर्डन से अवॉइडेंस का ये तरीकाकार इख्तियार करते हैं कि उसे स्क्रीन की तरफ लगा के बच्चे की माँ-बाप आजकल उसमें मौजूद हैं मोबाइल्स के अंदर और वो सारा दिन उसी के साथ लगे रहते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि बच्चा एनसीए कहलाता है, नॉन केमिकल एडिक्शन। अर्ली जी। स्टेज से ही आपने उसे एडिक्ट बना दिया। सर फिर मतलब आपने थोड़ा-सा ना ईज़ी लैंग्वेज में समझाएँगे ताकि हमारे ना व्यूअर्स को भी आसानी हो समझने में। नॉन केमिकल एडिक्शन जैसे नशा होता है ना कि जी, जी, कोई जी। दवा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कोई नशे की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्क्रीन जो है यानी जो मोबाइल पे देखना है, चीज़ों को देखना है लैपटॉप पे चीज़ों को देखते रहना है या टीवी के आगे बैठे रहना है, ये भी एक एडिक्शन है। क्योंकि यस। ये बच्चों को अपनी सारी उसमें कंटेंट बहुत हिप्नोटिक होते हैं ना, वो तो साइंटिफिकली सारे कंटेंट डालते हैं इस तरह से कि अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ ही लगी रहे और बाकी ज़्यादा चीज़ें ना कर सकते हो। तो उसका फिर साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बच्चे फिर आपकी तरफ अटेंशन नहीं, नहीं नहीं दे रहे होते और बाद में फिर आप हमारे पास लेकर आते हैं सही। कि ये बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ये बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, ये बच्चा हर वक़्त मोबाइल में लगा रहता है। पर प्रोग्रामिंग तो आपने की है, सेट तो आपने किया सर है। जैसे ना पाकिस्तानी वालिदैन का बहुत बड़ा अलमिया है कि उनको लगता है कि हम लोग अगर बच्चे के हाथ में फ़ोन दे देंगे और अंग्रेज़ी में कुछ लगा देंगे, अंग्रेज़ी में कोई कार्टून लगा दिया, कोई मूवी लगा दी, तो वो अंग्रेज़ी सीख जाएँगे। होता क्या है इससे यूजुअली देखने में ये आता है कि बच्चों में स्पीच डिले का जो प्रॉब्लम है, वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है इसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? अच्छा डिम्पल, एक चीज़ तो मैं करेक्ट करूँगा कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान का मसला नहीं है। हम इसे ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी माएँ ऐसे कर रही हैं। सारी दुनिया की माँओं के ऐसे ही हालात हैं। पिछले दिनों मेरे फ्रेंड आए थे जर्मनी से, जी, जी। इस जर्मन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडेन। तो ही टोल्ड मी कि सारा एक ही जैसा हालात है, वहाँ भी जर्मनी में भी माएँ इसी तरह से परेशान हैं। और जितने भी कंट्रीज़ में मेरी लिंकेज मौजूद है, नेटवर्किंग मौजूद है, तो सब इस चीज़ से कंसर्न हैं। सिर्फ़ फ़र्क क्या है कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन्होंने ना डिवाइस के साथ एजुकेशन भी दी थी लोगों कि कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल नहीं नहीं करना। करना। हमने डिवाइस फेंक दिए मार्केट के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे असला जो है ना फौजी के पास होता है विद फुल ट्रेनिंग और जब असला किसी आम आदमी के पास आ जाए तो क्या करेगा? वो जी। कहीं भी फायर मारेगा। तो सिमिलरली जब आपने डिवाइसेस दे दिए बगैर ट्रेनिंग के, तो कहीं भी कोई भी वेबसाइट कुछ भी खोलेंगे और किसी भी तरफ चले जाएँगे। आज के दौर में लोग इस चीज़ से सेंसिटाइज़ नहीं हैं कि कोई भी मैसेज आपके पास आता है तो वो सच है कि नहीं है, फेक है या ट्रूथ है। इसकी इवैल्यूएशन किए बगैर आगे नहीं भेजना चाहिए। पर हम धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़ ये भेजे जा यूनिवर्सल प्रॉब्लम ये है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो ठीक है। पहले तो ये हो गया। ठीक है सर। अच्छा सर सेकंडली एक बहुत ना प्रिवेलिंग सा कॉन्सेप्ट है कि यूजुअली बेटियों की बॉन्डिंग जो है ना वो फादर फिगर से ज़्यादा होती है और बेटों की बॉन्डिंग जो होती है ना वो मदर से ज़्यादा होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या ये वाक़ई ऐसा होता है और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? देखो ये तो बहुत क्लियर फिनोमेना है। हर जगह पर आप जायज़ा लेंगे तो यू विल फाइंड सेम स्टोरी। मेरा अपना एक स्टांस है इस पर, मे बी आई एम रॉन्ग, हुँ। मे बी आई एम राइट। लेकिन मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं और मेरा बच्चा मैं ही हूँ। ऐसा ही है सर यानी जो मेरी बिल्कुल। बेटी है, उसकी पैदाइश मेरे ही सेल्स से हुई हुई है है। बिल्कुल। अब वो वर्ज़न है फीमेल, किसका? आपका मेरा आपका अपना। रिफ्लेक्शन है। एग्ज़ैक्टली। तो मैं उसे उसे नहीं मोहब्बत करता, हुँ। अपने फीमेल वर्ज़न को वर्ज़न मोहब्बत करता। इफ आई लव माई सेल्फ गर्ल्स देन यू विल फाइंड वो फादर जो खुद को वैल्यू नहीं करते, उनके लिए बेटा-बेटी मैटर ही नहीं करते। दे डोंट लाइक देम बिल्कुल, क्योंकि वो खुद को पसंद नहीं कर रहा। इफ यू लव योरसेल्फ, सेल्फ लव की बात कर रहे नार्सिसिज़्म की बात नहीं कर रहा, याद हैं। रहे सेल्फ फ़र्क है इसमें। सेल्फ लव, यू लव योरसेल्फ,
अब लव सेल्फ को करने का मतलब है आपका सारा एनवायरनमेंट भी तो आप ही हो, ये सब आपके लिए है। इफ़ यू लव योरसेल्फ देन यू लव योर एनवायरनमेंट। अब आपकी मल्टीप्लिकेशन आपके बच्चे हैं हुँ। और आपके फादर की मल्टीप्लिकेशन आपके बहन-भाई थे, तो उनके साथ भी नेटवर्किंग आपकी उसी तरह से स्ट्रॉन्ग रहती है। तो बेटी क्योंकि फीमेल वर्ज़न है, सो आई वांट टू सी कि अगर मैं फीमेल होता तो मैं ये होता, ऐसा इस होता। तरह होता। ये जी। सबकॉन्शियस प्रोसेस है। सिमिलरली मदर क्योंकि सोसाइटी में पाकिस्तानी या साउथ एशियन सोसाइटी में मर्द को ज़रा ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं किया जाता, इंग्लैंड में भी ऐसा ही है, दुनिया में है इस तरह से। लेकिन हमारा थोड़ा-सा हम थोड़े से ऊपर लेवल पर हैं, हमारा दर्जा थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो माँओं के लिए बेटे में उसे अपना आप नज़र आता है। हुँ। तो इस वजह से उसकी सारी अटैचमेंट उस फिगर के साथ ज़्यादा जुड़ जाती है। मुझे अपनी बेटी में अपना आप नज़र आता है, मेरा फीमेल वर्ज़न है, तो मेरी सारी अटेंशन उसकी तरफ ज़्यादा जुड़ जाती है एंड आई थिंक ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, जो उस बॉन्डिंग के बिहाइंड मौजूद है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इस तरह जैसे हम लोग पेरेंटिंग की बात करें सर, हमने इन्फेंसी वाली एक स्टेज को कवर कर लिया। अगर मैं चाइल्डहुड पे आ जाऊँ, तो व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, हाउ डज़ दे इन्फ्लुएंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ डज़ दे इन्फ्लुएंस और सेल्फ एस्टीम, क्या इम्पैक्ट होता है इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पे? इन्फेंसी में ना हमने फाउंडेशन रखनी होती है, सही है? जी। जैसे आप घर तैयार करते हैं ना, वो बेसिक्स जो उसकी बनानी है पहले जो आपने उसकी बेसिक स्ट्रक्चर में जो ग्रे स्ट्रक्चर है, वो है इन्फेंसी। अब इन्फेंसी में आपने उसकी फाउंडेशन बिल्ड कर दी, चाइल्डहुड में अब आपने उसे ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग किस चीज़ की देनी है? जो आप समझते हैं कि इसके लिए सेफ सिक्योर रहने के लिए ज़रूरी है। यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोसीजर उसे सिखाने इन्फेंसी में हम उसे सिखाते नहीं हैं। इन्फेंसी में हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन में उसे लर्निंग करवा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ चाइल्डहुड में अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये खुद करेगा। जब वो ये खुद करेगा तो ये करने के लिए हमें उसे वो बूस्टर इंजेक्शन देने पड़ते हैं। यानी उसे फ़ील कराना पड़ता है कि यू कैन डू इट और सही। उसको साथ-साथ यकीनी तौर पर साथ-साथ आपने ख़्याल भी करना पड़ता है कि डू इट में ये नहीं है कि आप अकेले छोड़ देंगे बट साथ की आपकी मॉनिटरिंग के जैसे साथ सर ट्रेनिंग भी। जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि यू कैन डू इट। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, दे यूजुअली कंपेयर द किड विद समबडीज़ एल्स किड। वो जब कहते हैं ना, शाइस्ता का बेटा इतना अच्छा था, उसने फर्स्ट पोज़ीशन ली, आपने नहीं ली। तो आपको क्या लगता है कि जो हम कंपैरिज़न कर रहे होते हैं, जिस तरह से मोस्टली ये होता है कि हम लोग ना एकेडमिक्स के डोमेन में कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा कर देते हैं बच्चों का, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये कंपैरिज़न बच्चों को पॉज़िटिव साइड पे लेकर जाता है या नहीं? दे शटर देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बच्चों को तबाह करता है और ये बच्चे से आपकी बॉन्डिंग को भी तबाह कर देता हुँ। है। क्योंकि बच्चे को आप सबकॉन्शियसली ये मैसेज दे रहे होते हैं कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, तौकीर साहब का बेटा ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। वो क्योंकि ज़्यादा बच्चा कर तो सकता चाहता है। है कि आप मुझे अटेंशन पे करें और उसका किसी गोल तक ना पहुंच पाने में, उसके फेल हो जाने में एज अ टीम आपका भी कंट्रीब्यूशन एंड यू आर नेग्लेक्टिंग दैट कंट्रीब्यूशन। तो बेस्ट वे क्या है कि आप फाइंड आउट कीजिए कि जो आप करवाना चाह रहे हैं। देखिए इसमें एक बहुत अहम एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूँ, करियर काउंसलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम बच्चे से जो डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आईटी स्पेशलिस्ट बनाना है या साइकोलॉजिस्ट बनाना है या आर्टिस्ट बनाना है, व्हाटएवर जो मुझे लगता है कि मेरा ख्वाब मेरा बेटा पूरा करे, मेरा ख्वाब मेरी बेटी पूरा करे, तो आप अपने ख्वाब को ना अपनी आंखों में रख लीजिए, वो वहीं रहने दीजिए। उसको उसके ख्वाब जीने दीजिए और उसको उसके ख्वाब पूरे करने में उसे सपोर्ट प्रोवाइड करें, उस पे बर्डन ना डालें। फाइंड आउट करें। अभी पिछले दिनों एक कंसोर्शियम के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ वाह से हुँ। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ में हमारे जो डीन साहब हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट जीता है बाकायदा, जिस पे मेन टारगेट यही है हमारा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर से पंजाब के अंदर हुँ। रहते हुए करियर काउंसलिंग और उसकी पर्सनैलिटी की मैचिंग करने की हम कोशिश करेंगे। हमारी पूरी एफर्ट होगी कि हम बच्चों को करियर के लिहाज से सही गाइड कर सकें, ना सिर्फ बच्चों को, उनके माँ-बाप को भी और उसके साथ-साथ उनकी पर्सनैलिटी के फैक्टर्स का एनालिसिस करके ये गाइड कर सकें, ये एजुकेट कर सकें कि क्या वो जो चूज़ करना चाहते हैं उसका पोटेंशियल है भी कि नहीं। बाद में आप इंजीनियर बन के मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं बन जाएँगे। बाद में आप डॉक्टर बन के स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं कर रहे होंगे या आपको साइकोलॉजिस्ट बनने का शौक तो नहीं आ जाएगा या आप आईटी की तरफ तो नहीं जाना शुरू हो जाएँगे। तो इट्स बेटर कि टाइम पे उसकी असेसमेंट करके टाइम पे उसे गाइडेंस प्रोवाइड की जाए और टाइम पे ही सारी चीज़ें चला ली जाएँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इसी तरह सर हम लोगों ने डिफरेंट फेजेस की बात की। पहले हम लोगों ने इन्फेंसी को थोड़ा बहुत डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया चाइल्डहुड को, कि कंपैरिजन है, उसके अलावा किस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे होते हैं या उसको शैटर कर रहे होते हैं।
अगर हम आ जाते हैं ना थोड़ा-सा एडोलेसेंस वाले फ़ेज़ में, तो हैव यू एवर नोटिस्ड कि एडोलेसेंस वाले फ़ेज़ में ना थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाता है पेरेंट्स में और एडोलेसेंट्स में। तो ऐसा क्यों होता है और क्या क पेरेंट्स का क्या रोल है और यहाँ पर बच्चों का क्या रोल है? इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न जो है वो हमारा ओल्ड स्कूल होना है। यू रिमेंबर हम इन्फेंसी के हवाले से एक बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को खुद रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए। ऐसा ही है। नॉर्मली क्या करते हैं, पेरेंट्स अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं बनाते, सारे पैसे बच्चे पे लगा रहे बच्चे होते पे हैं। हाँ अच्छा, जी। बच्चे को आपने अच्छे कपड़े पहनाए हुए हैं, वो नहीं देख पा रहा कि उसने पहने हुए हैं। हुँ, आपने खुद फटे हुए पहने हुए हैं और वो देख रहा है। देख रहे हैं ऐसे। तो जैसे-जैसे वो इस एज में पहुँचते हैं ना टीन में, तो उन्हें लगता है कि ये जो है ना ये मेरे लेवल के नहीं है, इनका लेवल वो नहीं है। ये बिल्कुल सही। इन्हें इन्हें इस बात की समझ ही नहीं है कि दुनिया कहाँ खड़ी हुई है। यू विल फाइंड देम। वजह टीन एज के बाद अब उनकी इंडिपेंडेंस बिल्ट हो रही है। अब वो बॉडी भी बिल्ट अप हो चुका है। अब उनके हार्मोन्स भी उन्हें ये बताते हैं कि यू आर इंडिपेंडेंट एंड आपने अब अपनी मर्ज़ी करने की तरफ जाना है। एंड पेरेंट्स उनके साथ डायरेक्टली एक दीवार बन के खड़े होते हैं। जब दीवार बन के खड़े होंगे तो टकराव होगा। टकराव के नतीजे में दीवार भी टूटेगी, सर भी टूटेगा और दोनों को तकलीफ़ होती है। लेकिन आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि आप उस सिचुएशन में उनसे बॉन्डिंग को ही जोड़कर रखें कि जो हो, जैसा हो, बच्चा जो दुनिया का गलत काम करके आ जाए, आपको आके बता दे, ताकि आप उसे अगली गलती से रोक सकें। हम जब पेरेंटिंग में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं ना, तो बच्चा हमसे छुपाना शुरू कर देता है। वो जो भी चीज़ें कर रहा है, अब मोबाइल पासवर्ड है, माँ-बाप के मोबाइल पे पासवर्ड होना ही नहीं चाहिए। व्हाई? सही स क्योंकि आपके मोबाइल पे पासवर्ड है, तो इट मीन्स यू वांट टू हाइड समथिंग। अब सिमिलरली जब बच्चा उस एज में आएगा, तो वो भी वही लर्न करेगा कि देयर आर सम थिंग्स जो छुपा के रखी जा सकती है, देयर आर सम थिंग्स जिसको हाइड होके किया जाना चाहिए, और वही उसके लिए विंडो होती है जिसमें नेगेटिव फोर्सेस हुँ, उसे अप्रोच करें, तो उस कवर में लेकर चले जाते हैं। और बच्चों को ना दुनिया से बड़ा कंसर्न होता है। जैसे आपका अगला सवाल आएगा, मुझे मालूम है आप पूछेंगे भी कि सर टीचर्स का क्या रोल होगा? तो टीचर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि बच्चे टीचर की बात को ज़्यादा सुनते हैं। ऐसा बाज़ ही औक़ात बिल्कुल। बच्चे जो हैं माँ-बाप की बात, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो अपने शादी के डिसीज़न के हवाले से अपने माँ-बाप को कहते हैं कि मैंने आपकी बात दे नहीं ट्रस्ट माननी, टीचर्स और हमसे आके पूछते हैं कि सर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, क्या करना चाहिए? एंड दे आर नॉट बिलीविंग कि पेरेंट्स की तरफ से क्या किया जाए। टीचर्स को रोल मॉडल कंसिडर कर टीचर्स रहे होते रोल हैं मॉडल क्योंकि कंसिडर। टीचर्स को स्पिरिचुअल पेरेंट्स का दर्जा दिया गया है। तो इस मामले में सर आपको क्या लगता है कि टीचर्स किस हद तक इस रोल को फुलफ़िल कर रहे होते हैं? या कितने अच्छे से कर कर तो सब टीचर्स रहे होते हैं, दे आर टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस हद तक कर रहे होते हैं? इसमें सिर्फ़ गैप जो आ जाता है ना, हम हुँ, बाज़-औक़ात अपनी दुनिया में फँसे होते हैं। क्योंकि आज दुनिया में डिस्ट्रेस का लेवल बहुत हाई है। तो मैं भी आपकी बात से एग्री करूँगा कि हर टीचर जो है ना, वो चाहता है कि बच्चे की ग्रूमिंग में रोल प्ले ग्रूमिंग करे। एग्ज़ैक्टली। लेकिन वो बेचारा अपनी दुनिया के मामलात में भी फँसा हुआ है। जब अपने मामलात में फँसा हुआ है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो शायद इस बात को सोच पाए या नहीं सोच पाए। और जो अपनी दुनिया को सॉल्व किए होते हैं, उनके पास टाइम होता है, दे स्पेंड टाइम बच्चों के साथ और उनकी ग्रूमिंग में रोल प्ले करते हैं। तो मेरा टीचर्स की तरफ एक ही मैसेज मैं यही कहूँगा कि हमें अपने मसले तो होते ही हैं, लेकिन हम अपने मसलों को साइड में रख के कभी-कभी अपने आप को भी बेहतर महसूस करवा सकते हैं, इन बच्चों में मिररिंग करते हुए। कि ये बच्चे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो यू फ़ील प्राउड। जब जब पर हमारे एक साइकोलॉजी के बच्चे कहीं जाके कैंपिंग करते हैं, कहीं जाके अच्छा-सा लेक्चर करके आ जाते हैं, कहीं कोई वॉक करते हैं, आपको एक अपनी अचीवमेंट फ़ील हो रही होती वी है उस फ़ील टाइम लाइक पे। ये हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे बच्चे जब ये काम कर रहे हैं तो टीचर के लिए तो एक प्राउड है, इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। और हम अपने लो रोल में अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सब एफ़र्ट कर रहे हैं। बाकी जहाँ कुछ कमी कोताही है, तो इंशाल्लाह हम वो भी सही कर लेंगे। तमाम लेकिन आप अपना टीचर्स बेस्ट दे रहे हैं, यू एग्ज़ैक्टली, वांट टू से राइट? टीचर्स आर डूइंग वंडरफुल। इससे अच्छा हम लोग जब जैसे पेरेंटिंग की बात करते हैं सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया है कि यूजुअली ये होता है कि फादर मदर कम्युनिकेशन जो होती है ना वो बहुत मैटर कर रही होती है। कुछ पेरेंट्स ने तो ये एक लाइन रखी होती है, एक बॉर्डर रखा हुआ होता है कि बच्चों के सामने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी। कुछ पेरेंट्स जो है ना ऑब्वियसली पेरेंटिंग उनकी इस तरह से ना ट्रेनिंग नहीं हुई होती या इस तरह से दे आर लैकिंग समवेयर। तो व्हाट डू यू थिंक ये जो फादर मदर कम्युनिकेशन है बच्चों को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही होती है? कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बच्चे ऑब्जर्व कर रहा होता है एंड वो वही लर्न करता है कि बात किस तरह शुरू होती है और किस तरह झगड़े पर जाती है, एंड रिजल्ट उसके दिमाग में झगड़ा।
तो ऐसे टाइम की ऑब्जर्वेशन के बाद बच्चा जो लर्न करता है वो सबसे पावरफुल इवेंट है कि भाई लड़ाई झगड़े करते रहना चाहिए। तो यू विल फाइंड बुली, झगड़ालू बच्चे, इमोशनली अनस्टेबल, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाले इश्यूज, वो इस तरह की पेरेंटिंग से जैसे निकल के आपने आते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का ज़िक्र किया, हम में से बहुत सारे लोगों को, हम तो चले साइकोलॉजी की फ़ील्ड के, हमें पता होगा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी क्या है। देखने वाले लोगों को माइट भी इसका आइडिया ना हो, तो कैन यू प्लीज़ ब्रीफ अबाउट इट अ बिट कि ये है क्या? एक शख्सियती बीमारी है ठीक है सर। जिसके अंदर इम्पल्सिविटी होती है, मतलब ये कि बस अभी के अभी करना है, जो कुछ भी करना है। लेकिन कोर प्रॉब्लम क्या होता है, इन लोगों को डर लगता है क्या, कि ये जो मेरे साथ रिलेशनशिप में है ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, और वो उस छोड़ के चले जाने के एहसास को रोकने के लिए हर तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। वो जब एक साइड पे पॉजिटिव करने की एफर्ट करेंगे तो बेगिंग पर जाएँगे, पाँव पकड़ेंगे कि रुक जाओ, ना छोड़ कर जाओ। दूसरी साइड पर जब वो एग्रेसिव होंगे तो फिर वो अपने आप को हार्म पहुँचाते हैं, क्योंकि इनका एग्रेशन सर, ज़्यादातर इनवर्ड होता है। और मैं उस सिम्पटम नहीं लेना चाहूँगा नाम अभी, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन वाला मैसेज है, सो आई डोंट वांट कि उसकी नेगेटिविटी पे मैं बात करूँ। सर, लेकिन ये एक बीमारी है, और इस बीमारी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ये डर लगता है कि मेरा प्यारा मुझे छोड़ के चला रह जाएगा, और फिर मैं अकेला या मैं अकेली रह जाऊँगी। और उस कोर बिलीफ को चेंज करने की एफर्ट में या उसे प्रोटेक्ट करने की एफर्ट में वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो मज़ीद ख़राबी पैदा करती हैं और उस रिलेशनशिप को वाक़ई तोड़ने की तरफ भेज देती है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग की, तो आपको क्या लगता है कि हाउ डज़ दिस एज एप्रोप्रिएट पेरेंटिंग हम जिसको कहते हैं, किस तरह से ये हर स्टेज में, हर फेज़ में डिफ़र कर रही है? जैसे आप देखें कि इन्फेंसी की डिमांड्स कुछ और हैं, इमोशनल रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, चाइल्डहुड की कुछ और हैं, उसके अलावा आप देखें एडोलेसेंस की कुछ और हैं। किस तरह से ये वेरी कर रही होती हैं, और आप व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर द पेरेंट्स कि वो किस तरह से इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें? क्या टिप देना चाहते हैं पेरेंट्स को? शुरू के 1000 दिन या मतलब 3 साल, 3 साल। ये 3 साल जो हैं ये आपकी बॉन्डिंग के हैं, बच्चे की स्ट्रक्चर तैयार करने के हैं, जिसमें बच्चे को आपने पूरी तरह से तैयार करना है कि बच्चा हर चीज़ को प्रॉपरली करके लेके जाए। उसके बाद के ईयर जो चाइल्डहुड के हैं, चाइल्डहुड के ईयर का मतलब है कि अब बच्चे की फाउंडेशन बिल्ड करनी है। और लेटर ईयर्स जो टीन एज के हैं, इसमें आपने बच्चे की प्रोटेक्शन और उसे सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बट इंडिपेंडेंस के साथ, कि वो इंडिपेंडेंटली करना भी सिखाए। पेरेंट्स को ना अपने आप पे तवज्जो रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देनी चाहिए, एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देनी चाहिए। क्रिएट एक ऐसा एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करें, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, हम डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस के साथ हो सकते हैं, हम डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस के साथ होते ही हैं, जी सर, लेकिन हम उसी के मुताबिक एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिस एनवायरनमेंट में सबके लिए इक्वल स्पेस हो, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्शन मिल रही हो, आप खुद भी अच्छा महसूस करें, आप अपने बच्चों को भी अच्छा महसूस कर पाएँ, और उसके साथ अपनी बेस्ट एफर्ट करें। लाइफ का आउटकम इज़ अनप्रेडिक्टेबल। वी ऐसे कैन ही। नॉट से कि हम सारी अच्छी एफर्ट के बावजूद कोई चीज़ ख़राब नहीं करेंगे। वी कैन नॉट से हम सब कुछ मैस अप कर रहे हैं, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं देयर होता इज़ है। ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। वेरी ट्रू। तो सर, जैसे आपने बताया कि पेरेंटिंग का जो एक फैक्टर है, वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहा होता है बच्चे की इमोशनल हेल्थ को, बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ को, उसके अलावा बच्चे की पर्सनैलिटी को। तो जैसे आप तो एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड हैं, आप अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस भी जो है, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कैरी ऑन कर रहे हैं। तो सर, अगर मैं स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, आपकी एजुकेशनल फील्ड की बात करती हूँ, सिंस आप सीपीबी और आपने ये भी बताया कि आपका डिपार्टमेंट हर तरह से फैसिलिटेट कर रहा होता है। इस तरह के आपके पास बहुत सारे बच्चों के भी केसेस आते होंगे जिनके बहुत सारे मसाइल हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप किस तरह से बच्चों की जो काउंसलिंग सर्विसेज जो आप दे रही हैं वो बच्चों को, वो कितनी हेल्पफुल है, या किस तरह से किस रेंज में रहकर दे रहे हैं बच्चों को काउंसलिंग सर्विसेज काउंसलिंग यूनिवर्सिटी? सर्विसेज हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट में पूरा काउंसलिंग सेल मौजूद है, ठीक है सर। और वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे डिपार्टमेंट के बच्चे, डिपार्टमेंट से बाहर के बच्चे, और कभी-कभार आउटसाइड यूनिवर्सिटी भी जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ के बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक। और हम उन्हें काउंसलिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं विद इन डोमेन ऑफ देयर कंसर्न, और उसके मुताबिक उनकी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें बहुत कॉमन एंग्ज़ायटीज़ के इश्यूज़ हैं।
एंग्जाइटी बहुत कॉमन है, और एंग्जाइटी और डिप्रेशन सर क्या रीज़न हो सकती है बच्चों में एंजाइटी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन की क्या रीज़न के हो सकती पीछे है? है एक्सपेक्टेशंस। एक एक्सपेक्टेशंस है सेल्फ से, कि मैंने एक मैयार तय किया हुआ, मैंने ये तो करना ही करना है। यू विल फाइंड बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो सही तरह तवज्जो पढ़ाई को नहीं दे रहे होते, एंड दे बिलीव कि मेरी पोजीशन फर्स्ट आनी चाहिए। एग्जैजरेटेड एक्सपेक्टेशंस। जब वो एक्सपेक्टेशन होंगी तो नतीजा क्या निकलेगा? फ्रस्ट्रेशन ही आउटकम आएगी। दूसरी एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चे की कैपेसिटी एवरेज परफॉर्मेंस की है, और वो समझते हैं कि ये टॉप करें, तोकीर साहब के बेटे की, कौसर आंटी की बेटी की, जैसे कंपैरिजन जो एक हम कर रहे होते हैं। तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए बच्चे के ऊपर बर्डन है। तीसरा होता है हमारा एकेडमिक बर्डन जो होता है, एकेडमिक प्रेशर होता है। स्पिरिचुअल फादर मदर का, क्योंकि वो भी तो कहते हैं बेटे मैं तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता था, हुँ, बेटे मैं तो आपको समझती थी कि आप फर्स्ट पोजीशन लोगे। एक कोर स्टेटमेंट होता है टीचर का। हाँ, तो वो क्या होता है आपकी तरफ, आप कहना चाहती हैं कुछ? नहीं, ये एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते जी, थे, एक्सपेक्ट नहीं करते एक्सपेक्टेशंस थे। नहीं। आप हुँ, आप तो हमारे सबसे प्यारे बच्चे हैं, आपका तो ये होना चाहिए था। आपका क्विज़ क्यों ऐसा हो गया या आपकी अटेंडेंस क्यों इतनी कम हो गई? ये सारे इश्यूज़। इसके रिस्पॉन्स में ना इमोशन ट्रिगर होते हैं। देखो ये है इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इंडिपेंडेंट इवेंट नेगेटिव कॉग्निशन यानी सोचने के अंदाज को, जब आप बच्चे से कहेंगे तो बच्चा सोचता है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये गोल पूरे कर सकूँ। उसे अपनी वर्थ कम लगने लगती है। यानी कदर कीमत जो बच्चा अपनी समझता था कि मैं यहाँ खड़ा था, अब वो कम होना है। उससे अपना आप मुकाबले में कमतर महसूस होता है कि मैं तो फेल ही हो जाऊँगा, तो फिर कोशिश क्यों करनी है? फिर उसके बाद उसे लगता है कि जब मैं फेलियर हूँ, मेरी वैल्यू भी कोई नहीं है, तो मुझे कौन प्यार करता है? सर ये भी मैं आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँ, आपने फेलियर का ज़िक्र किया, तो अगर हम फेलियर की बात करते हैं सर, फेलियर जो है ना, हमेशा नेगेटिव तो नहीं होता। फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो हमारी सोसाइटी में इसको इतना स्टिग्मेटाइज़ क्यों किया जाता है? इसको इतना नेगेटिव लेबल क्यों दिया जाता है? या हम क्यों बच्चों को ये नहीं समझा सकते या नहीं समझा पाते कि इट्स ओके टू फेल सम टाइम। आप फेल होने से बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो। पेरेंटिंग इशू ही है। जो मैं अपने ख्वाब, जो मेरी आँखों के बड़े-बड़े ख्वाब हुँ। हैं, मैं अपने बच्चों की छोटी-छोटी कैपेसिटीज़ से पूरे करना चाहता हूँ। तो नतीजा फिर ये निकलता है कि फ़ेल को मैं कबूल ही नहीं करना चाहता। तो जब मैंने ये लेवल सेट किया हुआ है तो बच्चे के ऊपर भी वही सारा बर्डन है। तो बच्चा अगर फ़ेल होता है तो उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि वो घर में क्या जवाब देगा? घर में जवाब किसे देना है? माँ-बाप को, पेरेंट्स को। तो उसके नतीजे में जैसे मैंने अभी बात करा था कि कॉग्निशन, सोचने का अंदाज़, उसकी वजह से इमोशन ट्रिगर होते हैं। फ़ियर, सैडनेस, गिल्ट 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 कितना सीरियस इशू है। यस, उसने कुछ गलत नहीं किया होता, लेकिन उसे स्टिल दे लगता है डाई उसने किया। इनसाइड। उसे लगता है उसी ने किया, उसने नहीं किया, बट उसे लगता है उसी ने किया। एंगर कितना सीरियस लेवल का प्रॉब्लम कॉज़ करता है। हॉस्टिलिटी, बच्चों में ये लगने लगता है कि मेरे फेलियर की वजह कोई दूसरा है, किसी और को ब्लेम कर रहा, तो उससे नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है, और उस नफ़रत के नतीजे में उसकी अपनी पर्सनैलिटी तबाह बर्बाद होती है। सिमिलरली हमारा टारगेट होता है पॉजिटिव इमोशंस। वैसे इमोशन की यूटिलाइजेशन को पॉजिटिव कह लेते हैं, कि अगर एग्रेसिव है तो वो एग्रेशन को पढ़ाई में कन्वर्ट कर दे, गोल की तरफ ले जाए, स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दे, कि मैंने ये टारगेट जो मेरे जिम्मे है पूरा करना ही करना है। अगर डर है तो उस डर को, खौफ को पूरा टारगेट करके अचीव करे। आज के दौर का मुझे नहीं पता, पर हमारे दौर में एक पोएम पढ़ाई जाती थी, किंग ब्रूस एंड स्पाइडर। हुँ, उस पोएम में ये बताया जाता है कि एक किंग है जो हार के बैठा हुआ है, और एक गार के अंदर बैठा है, और गार में बैठा है तो देखता है कि स्पाइडर है, और ऊपर चढ़ती है गिर जाती है, हुँ, ऊपर चढ़ती है गिर गिर जाती है, जाती है। ऊपर चढ़ती है गिर जाती है। 100 टाइम्स उस स्पाइडर ने अटेम्प्ट किया, एक अटेम्प्ट में ऊपर अच्छा, पहुंच गई। तो किंग ब्रूस लर्न दैट कि ये स्पाइडर है, इतना सा कीड़ा है, तो वी आर ये हार मानने को वेरी तैयार नहीं है, इंटेलिजेंट। तो मैं क्यों हार मान रहा हूँ? एंड ही केम बैक, वापस गया, वापस जाकर उसने दोबारा से अपनी सल्तनत हासिल की। पर ये मैसेजेस, हम ये वाली बातें बच्चों को बताते नहीं हैं कि हार जाना क्या है, ट्राई अगेन, इट्स जस्ट अ फीडबैक ना, कि फीडबैक। आपकी ये वाली एफर्ट कम थी, हुँ। दोबारा करो, तीसरी बार करो, करते रहो। तो बच्चों में ना फेलियर का आप कह लें कि वो टॉलरेंस नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि वो फेल हो गए हैं या फेल हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एकेडमिक्स में, वैसे ही हर डोमेन में, लाइफ़ के हर डोमेन में दे डोंट एक्सेप्ट द फेलियर। आई गेस पेरेंट्स को ना ये चीज़ एनकरेज करनी चाहिए या हमारी पेरेंटिंग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम फेलियर को इतना नेगेटिव लेबल ना करें कि बच्चे इसको एक्सेप्ट ही ना करें। बस यही बात है जो आपने कही। पेरेंटिंग को ही गाइड करने की ज़रूरत है। फेलियर को हम सबको ही नॉर्मल लेना चाहिए।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फेलियर के पीछे जो एफर्ट थी उसे रिकॉग्नाइज किया जाए। यू मस्ट वैलिडेट कि क्या क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से वो फिगर आउट, फैक्टर को पेपर पे लिख लें, क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे। यू वांट टू ओवरकम दिस, करना चाहते हो और नहीं करना चाहते तो ज़रूरी थोड़ी है उसी ग्राउंड पे खेलते रहो। चेंज द ग्राउंड। हो सकता है आप इस फील्ड में जिस साइड पर आप लगे हुए हैं फेल हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है फील्ड ही नहीं है आपकी, फील नहीं है। चेंज कर लो। आप कोई दरख्त तो नहीं है ना कि जो एक जगह खड़े हो गए तो वहीं खड़े रहना है। यू कैन चेंज एनी टाइम, लेकिन डोंट चेंज एवरी टाइम कि हर दफ़ा करेंगे तो फिर वो एस्केपिस्टिक वे, देन यू आर रनिंग अवे। रनिंग अवे का मतलब है कि फिर आप कहीं भी सेफ्टी तो नहीं पा सकते। सिक्योर नहीं हो तो सकते, अपने एस्केपिज्म अटेम्प्ट इज नॉट द वे। सर, आपकी पूरी डिस्कशन में एक पॉइंट जो है मुझे बहुत फैसिनेट जो किया है, दैट इज़ कि आपने पेरेंटिंग को अटैचमेंट के साथ एसोसिएट किया है। यूजुअली हम लोगों ने ना पेरेंटिंग को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और लीनिएंट पेरेंटिंग। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? पेरेंटिंग की बहुत सारी थ्योरीज है। पहली सर, बात हम कहें ना थ्योरीज की लेंगे तो थ्योरीज ही थ्योरीज है। थ्योरीज क्या है? मुझे जो लगता है मैं अपनी बात कहूँगा, आपको जो लगता है आप अपनी बात करेंगे और जिसको जो लगता है वो अपनी बात करेगा। पर हमें हमसे जो हमारे बिलीफ से जो चीज़ मैच कर जाती है हमें लगता है वो ट्रूथ है। पेरेंटिंग में बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें एक सबसे ज़्यादा आती है भाई अथॉरिटेरियन। इसका मतलब है हर वक्त डंडा लेके खड़े हो जाते। वो हैं जो हर बात पे डंडा, हर बात पे बच्चों की जो है ना मुसीबत पड़ी होती है, बच्चे उन्हें बताना नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ हुआ है। दूसरी तरफ है परमिसिव, ये होते हैं हर बात को कबूल कर लेते हैं। इनके लिए इतना लीनिएंट कि बच्चा जो भी है, बच्चा जो भी कर रहा है, हर बात में कोई रूल रेगुलेशन सेट करने की इनकी बात ही नहीं है। तीसरा है अथॉरिटेटिव, जो प्यार मोहब्बत वार्मथ को भी पूरी तरह रखते हैं बट डिसिप्लिन को भी स्ट्रिक्टली रखते हैं। दुनिया में ना डिसिप्लिन अप्लाई करना लाजमी है। डिसिप्लिन पर सेल्फ पर भी है और उसके बाद अपने एनवायरनमेंट भी है। तो माँ-बाप को डिसिप्लिन की प्रैक्टिस पहले सेल्फ पर करो। वंस यू आर डिसिप्लिन्ड इन योरसेल्फ, तभी तो आप दूसरे को बताएँगे। आप खुद तो डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं करते। आपका खुद उठने का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, कपड़े चेंज करने का कोई टाइम नहीं है। कोई आपको परवाह नहीं है किसी भी चीज़ की। बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो बच्चा विल नेवर डू दैट। हमारे तो यूजुअली ये सोसाइटी में कहा जाता है ना कि बच्चे को सख्ती दो, बच्चे से सख्ती से पेश आओ तो बच्चा सीधा रहेगा। वो डायलॉग सुना होगा आपने कि दो सोने का निवाला और देखो कुछ शेर की निगाह से। खास ये डायलॉग्स हैं जो सोसाइटी में चलते हैं और लोग इसको भी ट्रूली समझ लें तो ये भी वही है, अथॉरिटेटिव अथॉरिटी। पेरेंटिंग है। तो सर, आपको क्या लगता है कौन सी पेरेंटिंग जो है ज़्यादा सक्सेसफुल? अथॉरिटेटिव वे कि आप अथॉरिटेटिव। डिसिप्लिन भी वेल रखें, वार्म भी वेल, बच्चे को कबूल करें कि यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग बट आई स्टिल लव यू। डबल मैसेज है ना। जी, और हम क्या सही है। करते हैं, यू आर डूइंग राइट थिंग पर इससे और अच्छा हो सकता। वो 99 मार्क्स लेकर आया तो हमारा सवाल क्या होता है, एक जी, कहाँ चला गया। एक कहाँ चला गया? और उस 99 पे अप्रिशिएट नहीं करें। हमें तो 60 पे अप्रिशिएट हुँ, करना चाहिए, पास हो गया, व्हाई नॉट? क्योंकि यहाँ अप्रिसिएशन दें और उसके बाद उसे अगला टारगेट दे दें। हुँ। अगले टारगेट में भी हम नॉर्मली क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट कहलाती है। रीइंफोर्समेंट में बच्चे को उसके लेवल से बड़े-बड़े गिफ्ट अर्ली स्टेज में दे देते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है, वो जैसे-जैसे अचीव करता है उसके लिए गिफ्ट की वैल्यू डाउन हो जाती है। ऐसे ही। यू नो स्कूल में स्टार दिए जाते थे। अब स्टार मैटर नहीं अब कर। यूनिवर्सिटी में आप तो स्टार दें किसी को, इट्स ओके फॉर देम, डज़न्ट वो मैटर। काउंट भी नहीं हुँ। करेगा। बच्चा इज़ नेवर कंसीडरिंग के अच्छा स्टार, स्टार डज़न्ट मैटर। दे वांट के अब उनको नंबर चाहिए, सीजीपीए कहाँ लगेगा? आपकी एफर्ट कोई भी लेवल पर हो, सबको कौन-सा सीजीपीए चाहिए? इट्स वेरी स्ट्रेंज सर कि ना हमारे ना स्टिल यूनिवर्सिटी में भी आके बच्चे जो है ना उनका एक यही आप कह लें एक मसला होता है, एक यही कंसर्न होता है कि मैम हमारा जीपीए खराब हो जाएगा ना, घर पे डांट पड़ेगी, जीपीए खराब हो जाएगी, अम्मा नाराज हो जाएंगे, अब्बा नाराज हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट? सीजीपीए सही करो। सीजीपीए से कर। एंड व्हाट अबाउट खैर पेरेंट? अडल्ट के लिए तो हम ये नहीं कह सकते। अब अडल्ट अडल्ट के रोल के अंदर यकीनी तौर पे पेरेंट्स का अभी भी सिग्निफिकेंस रहती है। ऐसे ही है। अब पेरेंट्स को यहाँ पर डायरेक्शन जो देनी थी वो दे चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्ट करनी चाहिए। वो जो भी ले आए उसमें सपोर्ट करके, सपोर्ट करने के बाद अगला टारगेट तय करवाना चाहिए कि चलो यहाँ हो गया, अब इसे इम्प्रूव कैसे किया जा क्योंकि इट्स सकता नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप एक चीज़ को अपने ग्रेड को हमेशा मेंटेन रखो। बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आपका ग्रेड डाउन भी हो सकता है। समटाइम्स आपके पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, समटाइम्स किसी और रीज़न की वजह से। तो हमारे यहाँ पे ना यूजुअली कहा जाता है कि जब बच्चा बहुत लाइक होता है, यूजुअली पेरेंट्स उसी को ज़्यादा प्यार दे रहे होते हैं, ज़्यादा लाड दे रहे होते हैं, ज़्यादा अटेंशन उसी को दे रहे होते हैं अपनी। है। अच्छा बच्चा सिंड्रोम है। हैं? अच्छा बच्चे का ऐसे लेवल लग जाता है, ये तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। ये मेरी बात कहाँ ये टालेगी? बात नहीं। ये मेरा बच्चा मेरी बात मानेगा।
मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है। माँ-बाप इतना बड़ा-बड़ा बर्डन उनके हाथ पे डाले, अच्छे बच्चे के हाथ में। ये वाला जो है ना, ये तो हमारी बात मानता ही नहीं है ना, इसको तो छोड़ो। मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा मेरी बात मान ले। इमोशनल प्लीज़, ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ थिंग। प्लीज़ डोंट डू दैट। प्यारे बच्चे को जितना वो प्यारा कर रहा है ना, उससे कर लेने दें, उसकी एप्रिसिएशन दें और उससे फर्दर ब्लैकमेलिंग ना करें। क्योंकि वो प्यारा बच्चा फिर किसी एबनॉर्मलिटी में चला जाएगा, क्योंकि वो आपके गोल्स को पूरा करते-करते अपनी सेल्फ को ही भूल जाएगा और फिर एक दिन आप कहेंगे कि ये खुद से कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि आपने ही उसकी सेल्फ को लॉस्ट कर दिया। तो अच्छे प्यारे बच्चे की एप्रिसिएशन जारी रखें और उसको वो आज़ादी भी दें कि वो अपने तौर से जो करना चाहता है, करे। हाँ, मॉरल बाउंडिंग ज़रूर रखें। देखें, कोरोना ने आपको ना एक बहुत अच्छी बात सिखाई और वो बात थी मेंटेन सेफ डिस्टेंस। तो ये ना हम सबको करना चाहिए। माँ-बाप को भी ना बच्चों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए कि आपका जो टॉक्सिक वे है ना, वो बच्चों पे तो स्पिल ना हो ना। बच्चों पे आप अपनी टॉक्सिसिटी को ना टारगेट करें। आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें, जिसमें बच्चे की सेल्फ प्रॉपर्ली ग्रो करे और वो अपने इमोशनल को वैलिडेट करता हुआ सही थिंकिंग को एप्रिशिएट कर पाए। ठीक है सर। जस्ट कितना रह गया मैम? बस ये लास्ट क्वेश्चन पूछ के आखिरी खत्म करना। हाँ, आखिरी है, हाँ, हाँ जी। ठीक है। वो ज़्यादा मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट में फिर हम किस पे बात करेंगे ना। ठीक है बस। हमारे पास एक ज़्यादा टॉपिक। ओके सर, इन द एंड हम लोग इस सेशन को अगर कंक्लूड करें तो आप क्या एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज एन एक्सपर्ट, आप क्या, क्योंकि आपकी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं क्लिनिकल में, आप लीड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट, हमारे आम वालिदैन को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको किस तरह की प्रैक्टिस, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करना चाहिए, किस तरह से लेकर चलना चाहिए जो कि उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो, बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, क्योंकि वो पेरेंट्स जो हैं वो हमारे पास एक, हमें एक जनरेशन दे रही हैं, हमें एडल्ट्स दे रही हैं जो कि हम पाकिस्तान का फ्यूचर होगा, हमारा फ्यूचर होगा, तो क्या आप उनको एक मशवरा देना चाहेंगे? रियलिस्टिक टारगेट सेट करें। फर्स्ट थिंग, अपने बच्चों की, वैसे ये एक ऐसी बात है जो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमें सोसाइटी में स्प्रेड करनी चाहिए कि हर पर्सन की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। यू मस्ट नो कि आपके बच्चे की कैपेसिटीज़ टेक्निकली स्टैंड कहाँ करती हैं, उसकी पर्सनैलिटी के ट्रिगर्स क्या हैं, वो किस लेवल के ऊपर किस चीज़ को हैंडल कर सकता है। पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ठीक है। ठीक है, आपके पास साइकोलॉजिस्ट का बजट नहीं है और मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं भी चले जाएँ, हुँ, क्योंकि यहाँ हर तरफ जो ना फेक्स लोग बैठे हुए हैं और वो फेक लोग जो हैं अजीब-अजीब तरीके से अजीब-अजीब काम कर रहे हैं। प्लीज़ कंसल्ट करें जो एप्रोप्रिएटली, हमेशा किसी डिपार्टमेंट के थ्रू जाएँ। अगर आपको कोई सही सोर्स नहीं मिल रही, तो ऑलवेज़ टारगेट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, वहाँ से कंसल्ट रखें या किसी वैलिड हॉस्पिटल के थ्रू जाएँ। ऐसे ही किसी के पास काउंसलिंग या थेरेपी या असेसमेंट के लिए ना जाएँ, क्योंकि वो मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो उसकी मार्केटिंग में ना जाइए। सही ऑथेंटिक सोर्स के साथ, जो सही क्रेडिट्स के साथ हैं, उन लोगों से ट्रू प्रॉपर असेसमेंट करके अंडरस्टैंड करें अपने बच्चों के प्रोफाइल्स को और उसके मुताबिक उनकी गाइडेंस करें। और सिर्फ बच्चों की ना करें, अपने आप को भी अंडरस्टैंड करें। सेल्फ अवेयरनेस एंड देन उसे आगे बच्चों में फैलाएँ और एक्सेप्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा घर के माहौल को ना एक्सेप्टेंस पर रखें। एक्सेप्टेंस ही सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसमें कंपैशनेट वे होना चाहिए कि आप खुद को भी हाई लेवल पे रिगार्ड करते हैं और अपने बच्चों को भी। उस नेट को जो आपके पास मौजूद है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में जोड़ के रखें और स्पेस रखें। ठीक है, खराबी भी होती है, लेकिन उस खराबी को रिमूव करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड फॉर दिस वंडरफुल सेशन। इट वाज़ ट्रूली वेरी वंडरफुल। थैंक थैंक यू। यू।